डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर में हमने इन डिटेल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी किया था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या और उसको एज अ सब्जेक्ट और एज अ मेथड हम इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं। एज अ सब्जेक्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहाँ लाई करता है और एज अ मेथड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो कहाँ लाई करता है। आज हमने इसकी अप्रोचेस पढ़नी है कि वो कौन सी दो अप्रोचेस हैं जो हमें अल्टीमेटली जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तरफ ले गई। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड स्टडी करेंगे कि ऐसी कौन सी इवेंट्स हुए हैं या ऐसी कौन सी चेंजिंग आई जिसकी वजह से स्टेट्स ने जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट समझा और उसको जो है अपनी पॉलिसी का यानी कि कंपैरेटिव एनालिसिस करना अपनी पॉलिसी के अंदर जो है उसको की रोल दिया। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का तो एज अ सब्जेक्ट नहीं एज अ मेथड इसकी जो डेवलपमेंट है वो वर्ल्ड वॉर टू से हुई। जब वर्ल्ड वॉर टू एंड होती है और डिफरेंट नेशंस जो हैं वो इमर्ज होती हैं, वर्ल्ड वॉर टू जब ख़त्म होती है, जो सुपर पावर स्पेशली जो अमेरिका है उसकी पॉलिसी मेकर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई है जानने में कि क्यों जो है ऐसा हुआ है कि स्पेशली जब वॉर ख़त्म हुई, नई स्टेट इमर्ज हुई तो उनका पोलिटिकल सिस्टम क्या है, उनका स्पेसिफिक कल्चर क्या है, सोसाइटीज़, लैंग्वेज, ना सिर्फ यूरोप की बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था समझना ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को टुवर्ड एनी स्पेसिफिक कंट्री जो है फॉर्मुलेट कर सके, टुवर्ड एनी स्पेसिफिक कंट्री जो है वो डिज़ाइन कर सके। इसी वजह से अमेरिका के स्पेशली जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने ये फील किया कि एक अर्जेंट एरिया हमें चाहिए जिसमें स्पेसिफिक हमारे पास स्पेशलिस्ट हों या स्पेशलाइजेशन वो पर्सन रखते हों जो किसी स्पेसिफिक रीजन के टुवर्ड। लाइक अगर हम सब कॉन्टिनेंट को देखें, साउथ एशिया को देखें, साउथ एशिया में अगर हम सब कॉन्टिनेंट को देखें तो यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ पे हेट्रोजेनिटी, यहाँ के जो लोगों का वे ऑफ थिंकिंग, कल्चर, लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है। अगर सिमिलरली हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएं तो वहाँ पे डिफरेंट होगा, अगर हम मिडिल ईस्ट की तरफ जाएं वहाँ पे डिफरेंट है, लोगों का वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है और वो वे ऑफ थिंकिंग जो है उनकी पॉलिटिकल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करती है, उनकी वोटिंग बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती है, उनके पॉलिटिकल कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। यही वजह थी कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है अमेरिका के पॉलिसी मेकर ने स्पेशली ये ज़रूरत महसूस की कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड पर्सन्स होने चाहिए जिनके पास एरिया स्पेशलाइजेशन हो और वो बाकायदा जो है डिफरेंट रीजन के टूवर्ड जो है नॉलेज गेन करें, उनकी लैंग्वेज सीखें, उनका कल्चर सीखें ताकि हम उनके पॉलिटिकल सिस्टम को जो है ना एक बेटर वे में जो है अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, अगर मैं इसको इन डिटेल थोड़ा सा बताऊं तो इसी वजह से अमेरिका ने जो है वो डिफरेंट ऑफिस जो है वो स्टैब्लिश किए थे, जैसे कि ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज और देन उसके बाद यानी कि आता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जिसे CIA भी कहते हैं जो बहुत फेमस है और इसका काम यही है कि डिफरेंट एजेंसी सेंट्रल एजेंसी जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर करती है और वो गैदर करके बैक जो है अपने USA हेड ऑफिस में जो है वो इन्फॉर्म करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, ट्रेड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं या कोई भी एग्रीमेंट करना हो तो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। इसी तरह से अगर OSS यानी कि जिनका स्ट्रेटेजिक ऑफिस के जो डायरेक्टर थे विलियम, उन्होंने क्या किया उस दौर में, उन्होंने जब ये इंस्टीट्यूशन अमेरिका में इस्टेब्लिश हुआ उन्होंने एक जो थे ना एक्सपर्ट्स को हायर किया जिनका काम था कलेक्ट करना, यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अच्छा, सिर्फ कलेक्शन ही नहीं, बाद में उस सारी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो एक उसके अंदर कंपैरेटिव एनालिसिस डेवलप करना और फिर उसको अपनी नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में देखना कि उनके नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना जो है वो पर्पसफुल है और कितना नहीं है। और यही चीज़ और यही जो उनकी एक्सरसाइज वो बेस बनी फॉर द फ्यूचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और अच्छा, अमेरिका ने सिर्फ स्टेट की कल्चर को, लैंग्वेज को, उनके ट्रेडिशंस को या उनके हेट्रोजेनिटी को स्टडी नहीं किया, बल्कि उस दौर में जितने भी न्यू स्कूल ऑफ थॉट या न्यू फिलोसफीज जो हैं वो इमर्ज हुई, जैसे कि फैशिज्म है, मिलिटरिज्म इन जर्मनी है, जापान, इटली, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म इन चाइना और सो ऑन, ये सब के सब जो चीज़ें, ये सब आइडियोलॉजी, इनके दरमियान एनालिसिस, इनके ड्रॉबैक्स ढूंढना, इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढना, ये इसका इन सब आइडियोलॉजीज का इम्पैक्ट देखना अपनी नेशन में, ये अल्टीमेटली बेस बनी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की और पॉलिटिकल साइंस की भी। क्योंकि जब आप किसी दो चीज़ों को लेके उसके बेनिफिट और उसके जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्टडी करते हैं तो बेसिकली आप उसके अंदर कंपैरिजन डेवलप कर रहे होते हैं, बेसिकली आप उसके अंदर कंपैरेटिव एनालिसिस
का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर रहे होते हैं। और यही रीज़न है कि बहुत से स्कॉलर्स ने, बहुत से पॉलिसी मेकर्स ने जो है वो पॉलिटिकल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना चाहा। डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट बुक्स लिखी जो बाकायदा कंपैरेटिव एनालिसिस डेवलप करती हैं बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड बिटवीन द कम्युनिज्म। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारे पास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि ये ओवर दी नाइट ये सब्जेक्ट हमारे पास आ गया, नहीं। इस जैसे मैंने को पहले बताया कि यूएस से इसमें जो बहुत प्रोमिनेंट है कि उनकी पॉलिसी मेकर ने पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एज अ मेथड यूज़ किया, और इसको यूज़ करने के बाद यानी कि देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको कंपैरेटिव मेथड यूज़ करना लगे। स्पेशल एरिया स्पेशलाइज्ड जो पर्सन थे उनको हायर किया, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर की, फिर इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, और देन करते करते हमारे पास जो था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो है वो सब्जेक्ट आया। और जैसे कि मैंने लास्ट में बताया कि बहुत से ऑथर्स ने, पॉलिसी मेकर्स ने, स्कॉलर्स ने डिफरेंट फिनोमेनस के अंदर जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस करना शुरू कर दिया, डिफरेंट बुक्स लिखना शुरू कर दी, डिफरेंट जो है वो आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए, अखबारों में लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरह एक बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन, या आप कह लें कि एक चीज़ें इकट्ठी होने लगी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो थे उस वक्त के जो स्कॉलर्स थे वो सिर्फ यही नहीं समझना चाहते थे कि क्यों फाशिज्म ज़्यादा फेमस हो रहा है या नाजिज्म फेमस हो रहा है, क्यों उसका इम्पैक्ट जो है वो जो है लोगों पे जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली है, बल्कि उनका पर्पस बल्कि ये भी था कि फ्यूचर में इन सब थेरीज का, आइडियोलॉजीज का क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर असर हो सकता है। और मोस्ट प्रोमिनेंटली जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, आइडियोलॉजिकल वॉर होती है, तो उस कोल्ड वॉर ने बहुत ज़्यादा मटेरियल या सपोर्ट प्रोवाइड की फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और दुनिया यानी कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो थी वो बाकायदा एनालिसिस में लगी कि क्या कैपिटलिज्म इकोनॉमी स्ट्रांग अच्छी है या कम्युनिज्म या सोशलिज्म आइडियोलॉजी बेहतर है। और स्कॉलर्स ने इनके ऊपर डिफरेंट बुक्स भी लिखी। और जैसे कि इसमें कुछ आपके सामने स्लाइड्स में कुछ बुक्स हैं, जैसे स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें न्यू नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। फिर इसमें आलमंड का रोल बहुत प्रोमिनेंट आता है इन ऑथर्स में, जेम्स का, पाई का, ये सब ऑथर्स है जिन्होंने डिफरेंट बुक्स लिखी उस दौर में। और इन बुक्स में बेसिकली उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस ही डेवलप किया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बिटवीन द सोवियत आइडियोलॉजी एंड बिटवीन द अमेरिकन आइडियोलॉजी। और वही वजह बनी कि 1960 के बाद बाकायदा जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है एज अ सब्जेक्ट जो है वो सामने आया, उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और ग्रेजुअली जो है वो एक आप कह लें कम्पैक्ट फॉर्म में जो है वो एक सब्जेक्ट बन गया। यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक मेथड के बेस पे स्टार्ट किया गया, एज अ मेथड उसको स्टार्ट किया गया। और वो मेथड इतना स्ट्रांग था, उसके अंदर इतना गुड मटेरियल था, उसके अंदर इतनी ज़्यादा रिसर्च की गई कि वो उसकी जो फाइनल शेप थी वो एज अ सब्जेक्ट, एज अ न्यू फील्ड जो है पोलिटिकल साइंस में बाकायदा वो इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, अब हम स्टडी करेंगे अप्रोचेस टू द कौन कौन सी अप्रोच है जिसने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और मज़ीद हेल्प किया। एक नंबर 1 अप्रोच, पता है जब आप अप्रोच करते हैं कोई रास्ता, कोई वे आउट किसी तक जाने का, तो पहला जो रास्ता है हमारे पास था, अवेलेबल था, वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है बेटा? ट्रेडिशनल अप्रोच में ही होता है कि जब आपकी अथॉरिटी ट्रेडिशनली किसी ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के पास होती है जो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव होता है, जो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता। अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे कि पुराने ज़माने में ट्राइब्स होते थे और ट्राइब्स में एक सरदार होता था और तमाम के तमाम जो हैं इख्तियारात उसके पास होते थे। सिमिलर आपका जब स्टेट डेवलप हुई तो स्टेट इतनी एडवांस नहीं थी, उसमें जो डिवीज़न ऑफ पावर थी या एलोकेशन ऑफ पावर थी वो बड़ी ट्रेडिशनली कुछ लोगों के हाथ में होती थी। अब मैं इसके पॉइंट्स को पढ़ती जाऊंगी और आपको मज़ीद और एक्सप्लेन होता जाएगा और समझ आता जाएगा। हिस्टोरिकली, as in the study of all politics, traditional approach to comparative politics liberally combine fact and value, develop the theory of political process. Political process होता है जिसके थ्रू जो है आप डिसीजंस लेते हैं। In 20th century, traditional orientation shift its focus to the study of history, institution, process of individual and
कंट्रीज़। अच्छा, इसको मैं मज़ीद आसान उर्दू में इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती जाऊँ, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ एमएससी के बच्चे नहीं हैं, एमए के बच्चे नहीं हैं, बल्कि बीएस के स्टूडेंट भी हैं। इसमें अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोच में एक बात मैं ये बताती चलूँ कि ये नॉन कंपैरेटिव थे, इसने किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये एक स्टेप था टूवर्ड द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्टेट को स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस मतलब कि पावर कैसे ऑब्टेन की जाती है, यानी कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शंस का मेथड क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप का रोल क्या है, स्टेट का रोल क्या है, स्टेट का स्ट्रक्चर कैसे, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल है। लेकिन इसमें ये कंपैरिजन नहीं किया जाता था कि ये स्टेट ऐसे क्यों रन की जा रही है, ये स्टेट ऐसे क्यों रन हो रही है। अगर आप इसके थर्ड पॉइंट पर आए तो दीज केस स्टडी, यानी कि जो मैंने अभी बताया है कि ये स्टेट जो है, दी स्टेट केस स्टडीज़ मीन कि आप दुनिया में कोई सी भी दो स्टेट्स का अगर एनालिसिस करते हैं, अटैम्प्ट एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, कि स्टेट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके इलेक्शंस क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप कब कैसे काम करें, दे अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल कंट्री वर्क, यानी कि इंडिया कैसे कर रहा है, पाकिस्तान कैसे कर रहा है, सऊदी अरब को कैसे कर रहा है, अफगानिस्तान को कैसे कर रहा है, दैट्स इट। ये नहीं बताएगा कि ये नहीं करेगा कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस डेवलप करे बिटवीन द इंडियन, पाकिस्तान या अफगानिस्तान एंड सऊदी अरब। नहीं, सिंपली ये अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम को या स्टेट को एक्सप्लेन करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है, दे डिस्क्राइब इंस्टीट्यूशन विदाउट कंपेयरिंग दैम एक्सेप्ट बाय पॉइंटेड आउट द कंट्रास्ट बिटवीन द डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियन रजीम, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल कैसे है, ठीक है ना। इसके अलावा उसने नहीं बताया, यानी कि वो ट्रेडिशनल अप्रोच में ये तो बताती है कि डेमोक्रेसी कैसे होती है, अथॉरिटेरियन कैसे होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है, लेकिन इनमें कंपैरिजन नहीं डेवलप करती या हमें इसमें कंपैरिजन डेवलप करके नहीं देती। द अंडरलिंग अजम्पशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड वाज दैट ईच नेशन पॉलिटिक्स इज यूनिक। बस उसका ये ट्रेडिशनल अप्रोच कहती थी, बस हर मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो यूनिक है, वो खूबसूरत है, क्यों है, कैसे है, किस बुनियाद पे आप उसको अच्छा यूनिक कह रहे हो, ये नहीं बताती थी। द डिफरिंग नेशनल एक्सपीरियंस, कल्चर, ट्रेडिशन मेड थ्योरेटिकल कंपैरिजन अमंग कंट्री इज फ्रूटलेस टास्क। अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोच कहते थे कि आप अगर कंपैरिजन करने जाएंगे तो एक बेमकसद सा, यानी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आप ये बता देंगे कि कंट्री कैसे चल रही है, इस कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे, दैट्स इट। अनफॉर्चुनेटली दिस बिलीफ मेड द ट्रेडिशनल अप्रोच नॉन कंपैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोकल, यानी कि पुरानी, ट्रेडिशनल, कदीम, जिसमें कोई डेवलपमेंट ही ना हो, स्टैटिक, जिसमें कोई डेवलपमेंट ही ना हो सके। ट्रेडिशनल स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लर्न टू अ ग्रेट डील अबाउट द इंडिविजुअल कंट्री बट वर अनएबल टू हेल्प अस अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स मोर जनरली इन ऑर्डर देन, यानी कि सिर्फ जो ट्रेडिशनल अप्रोच के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो उस दौर की कदीम, वो सिर्फ हमें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि जी अमेरिका कैसे चल रहा है, तो यूके कैसे चल रहा है, फ्रांस कैसे चल रहा है, रशिया कैसे चल रहा है, लेकिन इनके दरमियान कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते। आई होप आपको ट्रेडिशनल अप्रोच समझ आई हो टूवर्ड द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इससे रिलेटेड कोई इशू है, कोई क्वेरी, बेटा लाजमी क्वेश्चन करें, लाजमी आप कमेंट करें और मैं आपको उसका जवाब दूंगी। अच्छा, the traditional approach toward the political science was broadly predominant till the occurrence of World War II, यानी कि World War II से पहले इसका बड़ा चर्चा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल को मानने वाले कहते थे कि स्टेट को स्टडी करो, स्ट्रक्चर को स्टडी करो। दिस अप्रोच वर नेमली एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल आउटलुक ऑफ पॉलिटिक्स विच अंडरलाइन द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है, सिर्फ उसका काम क्या था, स्टेट और गवर्नमेंट को स्टडी करना। Traditional approach are principally concerned with the study of organization activity of the state and principle and the ideal which motivate the political organization activity। यानी का स्ट्रक्चर क्या है, एग्जेक्टिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, स्टेट की एक्टिविटी क्या है, स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसकी मोटिवेशन क्या है काम करनी है, दैट्स इट। दिस अप्रोच वर नॉर्मेटिव एंड प्रिंसिपल थी, इनकी पुरानी थी। The political philosopher was spotting these approach or raised questions such as what should be an ideal state। अगर आपने लिबरलिज्म पढ़ा हो या आपने आइडियल थ्योरी पढ़ी हो तो आइडियल थ्योरी ये कहती है कि जी स्टेट में अमन है, स्टेट में प्यार है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हर चीज़ बड़ी अच्छी है। लेकिन ये तो आइडियल स्टेट है, लेकिन आइडियल स्टेट है क्या इसको अचीव किया जा सकता है, कि इसको हासिल किया जा सकता है? तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है ट्रेडिशनल अप्रोच भी खामोश हो जाती थी।
According to them, the study of political science should be limited to the formal structure of government, rules, regulation. यानी कि सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं सिर्फ हम गवर्नमेंट को जी स्टडी करें, गवर्नमेंट चलती कैसे जी, क्यों चलती है, किस वजह से चलती है, इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। आप ये ना सोचें कि रशिया और फ्रांस का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, इनका कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, इन दोनों की गवर्नमेंट कैसे चल रही है। आप ये बात ना करें, आप फ्रांस को अलग स्टडी करें और रशिया को अलग स्टडी करें। यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच कंपैरेटिव एनालिसिस के ऊपर बात ही नहीं करती थी। हाँ, लेकिन इस अप्रोच ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेट के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकें। यानी कि एक स्टेप तो है ना टूवर्ड कंपैरिजन का। जब आप स्टडी करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप कंपैरिजन खुद डेवलप कर लेते हैं। लेकिन ये हमें कंपैरिजन, ये थ्योरी या ये अप्रोच हमें कंपैरिजन करके नहीं देती थी। अगर हम इसके ड्रॉबैक्स या वीकनेसेस की बात करें तो पहला तो मैंने पहले बता दिया कि नॉन कंपैरेटिव है, यानी कि कंपैरेटिव एनालिसिस करता ही नहीं है। सिर्फ हर पॉलिटिकल सिस्टम के, उसके पॉलिटिकल प्रोसेस के, उसके इलेक्शन के सिर्फ हमें मेथड बता देता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन कर देता है कि पॉलिटिकल सिस्टम है क्या। पुराना है, इसमें स्टैटिक है, इसमें डायनामिक नहीं है कि चेंजिंग नहीं आई। जो इसको मानने वाले हैं वो सिर्फ जो है वो डिफरेंट चीज़ों को सिर्फ स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते हैं। अगर आप इसमें फर्स्ट इसका पॉइंट पढ़ें तो ट्रेडिशनल अप्रोच हैड अदर वीकनेसेस एज वेल इन स्टडिंग इंडिविजुअल कंट्री। स्कॉलर फोकस ऑन द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि सिर्फ उसकी हिस्ट्री स्टडी करते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे बनी। ये नहीं बताते कि वो फ्यूचर में वो इंस्टीट्यूशन कैसे होगा, या वो इंस्टीट्यूशन कामयाब रहेगा भी, नहीं रहेगा, वो चलेगा भी या नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ट्रेडिशनल अप्रोच कि वो स्टडी करें ब्रिटिश पार्लियामेंट को, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसी है, मोनार्क ने कैसे अपने पावर्स को सरेंडर किया, कैसे वो पावर्स पार्लियामेंट के पास गए, एंड कॉन्सिक्वेंट डिक्लाइन ऑफ मोनार्की, यानी कि उसमें किंगशिप जो था उसमें डिक्लाइन कैसे आया, उसे पावर्स कैसे ले ली गई। These studies focus central on legal forms such as constitution। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी, इससे पहले भी मैंने एक वर्ड टर्म यूज़ किया था पॉलिटिकल प्रोसेस। बेटा पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब होता है इलेक्शन, ठीक है ना। अब उससे रिलेटेड जितनी रूल्स एंड रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, इससे डील करते थे। They were concerned with how government under particular constitution were supposed to work instead of how they in fact operate। अब देखिए अगेन, एक पहले वर्ड था थियरी एंड प्रैक्टिस में, ठीक है, वो मैंने कम एक्सप्लेन किया था थियरी एंड रिसर्च में, क्योंकि मुझे पता था उसको मैंने आगे एक्सप्लेन करना है। वो इस पॉइंट से लिंक्ड है कि ये बस बताते थे कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में उस मुल्क को ऐसा चलना चाहिए। क्या वो वाकई में मुल्क ऐसा चल रहा था? क्या वो वाकई में उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चल रहा था जो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? हम अक्सर ही कहते हैं कि थ्योरी कहते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क होता है। सिमिलरली एक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, क्या वो स्टेट उसके अकॉर्डिंगली चल रही है, इस बारे में ट्रेडिशनल अप्रोच बात नहीं करती थी। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती थी देखिए जी कॉन्स्टिट्यूशन ये है, इसके मुताबिक स्टेट को ऐसा चलना चाहिए। क्या वो वाकई चल रही है, क्या वो वाकई चल रही, इस बारे में ट्रेडिशनल अप्रोच बात नहीं करती थी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड राइट, CRC, ठीक है, ये राइट ऑफ चाइल्ड कि एक कन्वेंशन, एक हर पूरी दुनिया के मुल्कों ने सॉवरेन स्टेटस साइन किया हुआ है और उसमें कहा हुआ है कि जी आपने चाइल्ड लेबर नहीं करवाना। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चाइल्ड लेबर नहीं करवाना, क्या वाकई में चाइल्ड लेबर नहीं हो रही है? अब आगे जो थ्योरी की बात थी, आगे जो प्रैक्टिस की बात थी, जो रिसर्च की बात थी, उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच खामोश हो जाती है। फाइनली मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल स्टडी लिमिट द रिसर्च टू वेस्टर्न यूरोपियन इंस्टीट्यूशन, दे इग्नोर द रिले ऑफ पोलिटिकल एक्टिविटी इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थे उन्होंने अपने आप को जो है वो बांध लिया था सिर्फ वेस्टर्न यूरोप तक, कि वेस्टर्न यूरोप के मुल्क कैसे काम करें, दैट्स इट। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, एशिया है, अफ्रीका है, उनकी तक उनकी जो है वो असेस ही नहीं था, या उनकी तक उन्होंने काम ही नहीं किया। अब एशियन वेस्टर्न यूरोप में कौन सी कंट्रीज आती हैं बेटा, ये आप लोगों ने खुद इंडिविजुअली गूगल करना है ताकि आपको पता हो कि वेस्टर्न यूरोप में कौन कौन से स्टेट है। ट्रेडिशनल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कम under attack by scholars such as
लेडीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि कहते थे ये प्रॉक्टल है, ये ट्रेडिशनल है, ये एक अथॉरिटेरियन, यानी कि ये अथॉरिटेरियन कह रही है, कदीम है, पुराना है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, ये प्रिमिटिव है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली इसमें जो साइंटिफिक मेथड है वो लैक करता है। साइंटिफिक मेथड का मतलब ये होता है बेटा, जो आप कोई चीज़ लो उसको बाकायदा जो है उस पर रिसर्च करके उसको प्रूव करो। एक लेबॉरेटरी में हम जब H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल पूरी दुनिया की लेबॉरेटरी में मिलकर वाटर मिलाता है, बनाता है, इसी तरह से जो नेक्स्ट थ्योरी है टुवर्ड द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, बिहेवियरल अप्रोच। हाँ जी, बिहेवियर को स्टडी करती है, क्यों उसका बिहेवियर ऐसा है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, वो ऐसा फंक्शन क्यों कर रहा है, वो ऐसा प्रोसेस क्यों कर रहा है। द बिहेवियर अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाज रिएक्शन ऑफ many weaknesses of identifying traditional method. The behavior approach argued that we can best understand political system by studying how political system behave instead of how constitution intend them to operate. इसको मैं आसान उर्दू में बताती चलूँ। बिहेवियर अप्रोच कहती है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ना कि ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्या वो उसकी वर्किंग ठीक है, नहीं है, उसकी वर्किंग में एक्चुअली वो लॉ के अकॉर्डिंगली है, नहीं है। आप देखो किसी भी कंट्री का जो आइन होता है, लॉ होता है, वो तो बहुत गोल्डन होता है, उसमें बहुत एक खूबसूरत जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ऐड किए जाते हैं। क्या पॉलिटिकल सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली काम भी कर रहा है, बिहेव भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बिहेवियर अप्रोच कहती है। द चीफ गोल ऑफ बिहेवियर रिसर्च इज टू एक्सप्लेन हाउ पीपल एक्ट एंड वाई। आप क्यों वोट डालते हैं, हम डालते भी वोट क्यों डालते हैं और क्यों डालते हैं, आपका क्या एक्ट है टुवर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा लॉकडाउन हो जाओ, आप लॉकडाउन होते भी हो और क्यों होते हो। वाई पीपल एक्ट एंड वाई हाउ पीपल एक्ट एंड वाई, कैसे आप लोग बिहेव कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये बिहेवियर अप्रोच कहती है। एन अर्ली एडवोकेट ऑफ बिहेवियर अप्रोच कंक्लूड बिहेवियर रिसर्च सीक टू एक्सप्लेन वाई पीपल बिहेव पोलिटिकली एज दे डू एंड वाई एज रिजल्ट पोलिटिकल प्रोसेस एंड सिस्टम फंक्शन एज दे डू, कि क्यों लोग एक प्रैक्टिकली और पर्टिकुलरली डायरेक्शन में काम करते हैं या बिहेव करते हैं, क्यों हर दफ़ा इलेक्शन में आप लोग वोट कास्ट करते हैं, क्यों आप लोग मार्च करते हैं, जब कोई पॉलिसी आती है आपके अगेंस्ट या आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट, आप क्यों सड़कों पे आते हो, और क्यों पॉलिटिकल प्रोसेस जिनके इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद, और सिस्टम क्यों कैसे फंक्शन करता है एज दे डू, जैसे वो कर रहे हैं, एज दे डू जैसे वो बिहेव कर रहे हैं, क्यों अराई को वोट डालते हैं, क्यों मियाँ को वोट डालते हैं, क्यों आपने एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना है क्योंकि आपके किसी रिलेटिव को उस पार्टी की टिकट मिली हुई है, वाई आप एक स्पेसिफिक पॉलिटिकली क्यों बिहेव करते हो। इन सब चीज़ों को यानी कि साइकी ऑफ ह्यूमन बीइंग को कौन स्टडी करता है, बिहेवियर अप्रोच करता है। एज अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, द बिहेवियर अप्रोच हैड अ रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट, इनकलाबी असर हुआ। इट अंडरलिंग अजम्पशन डिफरेंटली रेडिकली फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो ना, जब उसने वाई क्यों एक्चुअली क्या है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, जब प्रैक्टिकल की बात है तो बिहेवियर अप्रोच छा गई विद रिगार्ड टू द comparative politics. Behavioral approach presumed that human activity was subject of study. कहता है जी इंसानों को स्टडी करो, क्योंकि ह्यूमन इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ फैमिली एंड फैमिली इज बेसिक यूनिट ऑफ स्टेट। इनको स्टडी करो। ह्यूमन बीइंग आर द क्रिएचर विद फार मोर सिमिलैरिटीज देन डिफरेंसेस, वेदर दे अमेरिकन, फ्रेंच और लैटिन। कहते हैं इंसानों के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें खूबियाँ मुश्तरका चीज़ें होती हैं, सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है, उनमें डिफरेंस कम होता है। इसलिए ह्यूमन को स्टडी करो, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करो, ह्यूमन साइकी को स्टडी करो। स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर वी कुड मेक कंपैरिजन अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। हाँ जी, क्यों यहाँ पर आज भी अवाम डिक्टेटरशिप को ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेसी। क्यों हमारे घरों में डिसीजंस आज भी अथॉरिटेरियन वे में लिए जाते हैं, ना कि डेमोक्रेटिक वे में। अथॉरिटेरियन का मतलब ये होता है कि वन मैन, यानी कि आज भी हमारे फैमिली सिस्टम में हमारे माँ बाप या स्पेशली अब्बू जी जो होते हैं वो डिसीजन ले लेते हैं और हम उसको एग्री कर लेते हैं। सिमिलरली अगर आप एज अ नेशन हमारे होल का एटीट्यूड देखें तो गवर्नमेंट जो मर्जी पॉलिसीज बनाए तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें फैमिली से सिखाया जाता है कि आप पे कोई भी डिसीजन या कोई भी पॉलिसी बनाए तो हमने उसको एक्सेप्ट ही करना है। आप
हमने उसके ख़िलाफ़ बोल नहीं सकते। और यही जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो गवर्नमेंट हमारे ख़िलाफ़, हमारे ऊपर, हमारे लिए जो मर्ज़ी पॉलिसीज़ बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, हम उसको एक्सेप्ट ही करते हैं। हम मार्च प्रोटेस्ट बहुत कम करते हैं। Moreover, by studying politics in comparative way, we could develop more general and scientific theory about human political behavior. ठीक है, जब आप सोसाइटी में निकलते हैं या बार बार एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो आप लोगों के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। अगेन मैं एग्जांपल दूंगी कि क्यों हमारे गांव में बरादरी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, इनका पॉलिटिकल बिहेवियर ऐसा क्यों है। इन शॉर्ट वी कुड स्टडी द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स scientifically. For example, political scientists are interested in why people vote the way they do. लोग जी इसी तरह से वोट क्यों डालते हैं, क्यों आज भी हमारे ट्राइबल एरियाज में औरतों को वोट डालने का हक नहीं है, क्यों आज भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलती। The comparative behaviorist could study voting behavior in democratic nation to discover similarity and differences in level of participation in election. ठीक है, जो कंपैरेटिव बिहेवियरिस्ट है वो क्या करते हैं, स्पेशली वोटिंग बिहेवियर स्टडी करते हैं डेवलपिंग स्टेट के या अंडर डेवलपिंग या डेमोक्रेटिक। बट डेमोक्रेटिक नेशन इसलिए लिखा है क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो अंडर डेवलपिंग स्टेट हो, डेवलपिंग हो या डेवलप स्टेट हो। अगर डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पे इलेक्शंस होंगे। ठीक है ना, क्यों लोग डिफरेंट पैटर्न से वोट डालते हैं, क्यों लोग नून लीग को वोट डालते हैं, क्यों लोग पीटीए को वोट डालते हैं, क्यों सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट डाला जाता है। ऐसा क्यों है कि महाजर जो है वो MQM को सपोर्ट करते हैं, जो या सिंधी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और क्यों भुट्टो भी जिंदा है। ये सारे सवाल हैं। ठीक है ना, इसको हमने पोलिटिकली जब हम स्टडी करते हैं तो हमें बिहेवियर अप्रोच हम स्टडी करते हैं, क्यों लोग आज कहते हैं जी भुट्टो जिंदा है, क्यों लोग उस तरह से बिहेव करते हैं। ओके, द कंपैरेटिव कहाँ थी, हाँ जी, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, इलेक्शन का स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ज्वाइंट है, सेपरेट है, इंफॉर्मेशन इन द वोट ऑफ डिसीजन, लोग किस बेस पे वोट डाल रहे हैं। द गोल वुड बी लर्न मोर अबाउट व्हाट मोटिवेट डेमोक्रेटिक सिटीजन टू वोट इन द फर्स्ट प्लेस एंड टू अंडरस्टैंड व्हाई दे वोट दे डू। By studying voting behavior under different political environment, we develop a better understanding of voting behavior. बट जो लास्ट पॉइंट है ये एग्जांपल है जो मैंने आपको बार बार इलेक्शन से रिलेटेड बता रही हूँ, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग प्रैक्टिकली करते हैं और उसमें पूरी की पूरी नेशन इन्वॉल्व होती है। वो एक साइंटिफिक इसको मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिकली वोट कास्ट करते हैं, एक पूरे प्रोसीजर्स के थ्रू से गुजर के वोट कास्ट करते हैं। तो ये साइंटिफिकली मेथड हो जाता है हमारे सोशल साइंसेस में या पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, in sum up, the behavioral approach to comparative politics attempt to apply the following tenets. इसमें पहला क्या है, टेंट्स का मतलब जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है बिहेवियरल अप्रोच की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के टूवर्ड, वो ये है, आइडेंटिफाई द रेगुलरिटीज एंड यूनिफॉर्मिटीज इन पॉलिटिकल बिहेवियर दैट वी कैन एक्सप्रेस इन जनरल थ्योरी। इनके सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं जी, ऐसा क्यों चल रहा है, मूल डेमोक्रेसी में ऐसे क्यों चीज़ें हो रही हैं, लोग पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है या उनमें एक जैसी चीज़ें क्या है, डिफरेंस क्या है। वेरीफाई बाय टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ थ्योरी। अच्छा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बिहेवियरल अप्रोच बाकायदा कोई थ्योरी लेकर आता है और उस थ्योरी को टेस्ट भी करता है। और उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने आपको इलेक्शन की बताई कि जब बिहेवियरल अप्रोच में या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये बताया गया कि डेमोक्रेसी बेहतर है डिक्टेटरशिप से। और डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है डिक्टेटरशिप से, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के पास राइट टू वोट होता है, लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं। और जब उनके पास ये चीज़ आई तो उन्होंने बाकायदा इलेक्शन के थ्रू उसको टेस्ट किया, उस थ्योरी को। यूज क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू मेजर एंड एक्सप्लेन एंड इवैल्यूएट द गैदर एम्पिरिकल डाटा। अच्छा, क्वालिटेटिव से ज़्यादा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है जो अदाद शुमार पर हो, यानी कि इतने % लोग ऐसे कहते हैं, इतने % लोग वैसे कहते हैं, इतनी % इकॉनमी हमारी हाई हो गई है, इतनी % शरह सूद हम पे लागू हो गई। जब हम फीसद की बात हो, जब गिनतियों की बात हो, तो बिहेवियर अप्रोच हमें क्वांटिटेटिव डाटा ज़्यादा देता है, हमें अदाद शुमार में ज़्यादा चीज़ें बताता है। साइंटिफिकली अंडरस्टैंड पॉलिटिकल बिहेवियर विदाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट द इम्प्लीकेशन न्यू नॉलेज ऑफ सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम, यानी कि नई नई चीज़ों के बारे में बताता है। इंटीग्रेट पॉलिटिकल रिसर्च विद अदर सोशल साइंसेज। और हमें अच्छा बिहेवियर अप्रोच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिफरेंट सोशल साइंसेज के साथ भी बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी में भी हम जो हैं औरतों पर या हम अगर हमें करने के डोमेस्टिक वायलेंस,
हम देख सकते हैं लाहौर में कितने हैं या लाहौर के गांव में कितने और शहरों में कितने हैं। ये क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस है ना, रूरल वर्सेस अर्बन। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप उठा लें जो सोशल साइंसेस के हैं, उसमें कहीं ना कहीं कंपैरेटिव एनालिसिस ही है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ अबेंडन एंटोसेंटिज्म एक्सपैंड द बाउंड्री ऑफ ऑल ऑफ स्टडी ऑफ ऑल वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम। और बिहेवियर अप्रोच की वजह से दुनिया के जितने पॉलिटिकल सिस्टम हैं उन सब की बाउंड्रीज को स्टडीज़ में उसकी बाउंड्री में एक्सपेंशन आई है, बढ़ी। देखो जब डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम के बिहेवियर को स्टडी किया कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम रन हो रहा है, और उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उसकी बुनियादी क्या है, वो कौन कौन से प्रिंसिपल जिसमें उनको फॉर्मुलेट किया जा रहा है। इससे क्या हुआ, चीज़ें एक्सपैंड हुई, पॉलिटिकल सिस्टम एक्सपैंड हुए, उनके अंदर इंफॉर्मेशन ज़्यादा आई, लोगों ने ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, लोगों ने बिहेवियर ज़्यादा स्टडी करना शुरू किया। तो पॉलिटिकल जो हमारी बिहेवियर अप्रोच है उससे पॉलिटिकल साइंस और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बाउंड्री भी एक्सपैंड हुई। ये आज का लेक्चर था, और विद द होप कि आपको समझ आए। आपको कोई इशू है, कोई क्वेरी है, आप लोग मुझसे पूछें, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो बीएस के स्टूडेंट है काइंडली वो भी कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले कि वो क्या सोचते हैं, वो उनको कैसे लग रहा है लेक्चर, वो समझ भी आ रही कि नहीं आ रही। और एमएससी के बच्चे भी मुझे जो है इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच बेटा। स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी रखें। अल्लाह हाफ़िज़।